नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका में। आज हम बात करेंगे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की। 16-17 जनवरी को दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला तो यही हुआ कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल विस्तार उनको दे दिया गया। 1 साल का करीब कार्यकाल और बढ़ाया गया। जाहिर सी बात है 2023 अगर कहा जाए तो सत्ता का सेमीफाइनल है, क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। 2024 में आम चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं। जाहिर है पार्टी चुनावी मूड में है, रणनीति बनाई जा रही है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने अपना भावी एजेंडा भी तय किया। जाहिर तौर पे संगठन में भी कुछ बड़े फेरबदल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा लक्ष्य जो पार्टी ने इस साल का रखा है वो है 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतना। साथ ही इस साल अगर बात की जाए तो G20 देश में होना, उसका शिखर सम्मेलन देश में होना, इसकी चर्चा भी इस कार्यकारिणी में हुई। साथ ही गरीब कल्याण योजना जो सरकार की है उसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चा इस कार्यकारिणी की बैठक में हुई। तमाम संदेश हैं इस कार्यकारिणी की बैठक के, उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। भाजपा के वरिष्ठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी से। संजय जी, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। रामकृपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये शुरुआत राजेंद्र अग्रवाल जी आपसे मैं करूँगा। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अगर बात की जाए तो नड्डा जी के कार्यकाल का विस्तार किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव इस साल जो होने हैं वो पार्टी ने एक बड़ा लक्ष्य अपना रखा है, एक बड़ा संदेश है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। क्या कहना है आपका? देखिए, नड्डा जी के कार्यकाल के विस्तार की तो संभावनाएं सभी उसके संबंध में सबको ये लगता था कि बड़ा स्वाभाविक निर्णय होगा, कि जिस प्रकार से नड्डा जी ने नेतृत्व किया है पार्टी का जी, उसमें लगता भी था कि अगला जो वर्ष है चुनाव की दृष्टि से थोड़ा अधिक सक्रियता का और अधिक महत्व का वर्ष है। उसके पश्चात 2024 का लोकसभा का चुनाव भी है, तो ये बहुत स्वाभाविक था कि नड्डा जी को कार्य विस्तार दिया जाता, तो उनको दिया गया है। और जैसा कहा कि अगले वर्ष में 2023 में, इसी वर्ष में कह लीजिए, 9 विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। तो एक बड़ी संख्या है विधानसभाओं की जिनके चुनाव इस बार होंगे। यूँ तो अभी पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, अन्य कई विधानसभाओं के चुनाव हुए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे। और देखा जाए तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी कभी भी संपन्न होगी, कुछ न कुछ प्रदेशों में चुनाव का कार्यक्रम होगा ही होगा। लेकिन तो भी, क्योंकि ये 2024 से पहला साल है, इसलिए भी जैसा मैंने कहा उसका एक विशेष महत्व है। और संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण विधानसभाओं की भी है और संख्या भी है, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी हिसाब से रणनीति जो बनाई है, देखिए रणनीति का देखा जाए तो हमारा नेतृत्व, हम सब लोग बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व की तेजस्विता के मार्गदर्शन में, अपने कार्यक्रमों के आधार पर और अपने कार्यकर्ताओं का बल लेकर के आगे बढ़ती है। ये हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन इस जैसे बैठक के अंदर एक तरफ खास तौर से हमने ध्यान दिया है कि हम अपनी कमजोरियों का भी, हम सफलता के शीर्ष पर होते हुए भी अपनी कमजोरियां के तरफ से हमारा ध्यान हटता नहीं है। तो हमने ऐसे जो बूथ हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। आपको स्मरण होगा शायद कि हमने पहले भी ये कार्यक्रम लिया था, चुनावों के पश्चात हमने ऐसे बूथ छांटे थे जहां पर हम पिछले 2-4 चुनाव में, 3 चुनाव के अंदर, चाहे विधानसभा के हों चाहे अन्य चुनाव हो, हम जिन बूथों को जीते नहीं थे, स्पष्ट रूप से नहीं जीते थे, उनको हमने छांटा था। और क्यों नहीं हम जीते, क्या कारण थे वहाँ पर, उनको हमने उन समस्याओं को समझने के लिए उन बूथों के ऊपर हम गए। व्यक्तिगत रूप से सभी सांसद, सभी विधायक, सभी पदाधिकारी उसके अंदर गए, उन्होंने उसका अध्ययन किया। तो वो जो हमारे बूथों की कमजोरी है, क्या कारण है उसके, तो कुछ जातीय कारण है क्या, कोई जो है वोट का एक विशेष पैटर्न है वहाँ पर, वो कारण है क्या सुविधाओं का विस्तार वहाँ तक नहीं हुआ, माने जो भी कारण हो, क्योंकि हम तो साफ तौर से सबका साथ सबका विश्वास का संकल्प लेकर के चलते हैं, सब तक हमारी पहुँच है। तो हमने अपने उन बूथों को भी आइडेंटिफाई किया है और जो कार्य योजना है इस वर्ष की, उसमें खास तौर से उन बूथों को, लगभग 75,000 के लगभग वो बूथ हैं, उनको हम ज़रा विशेष ध्यान दे करके अपनी कमजोरी दूर करेंगे
और 9 की 9 विधानसभा जीतना, और अंत में 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें 350 सीट का लक्ष्य लेकर के हम अपने सारे कार्य की रचना करेंगे। ये एक कार्यकारिणी के अंदर विषय है। और बाकी और भी जो विषय हैं, प्रस्ताव हैं, या जैसा आपने कहा G20 का विषय है या अन्य भी विषय वो भी आए, तो ये मुख्य रूप से मैं समझता हूँ कि भविष्य की दिशा की दृष्टि से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एक विषय है। मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर भी चर्चा हुई, और जो आगे राजनीतिक परिस्थितियां बनेंगी उसको लेकर भी पार्टी ने रणनीति बनाई। देश की आर्थिक स्थिति कैसी है उस पर आर्थिक प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, लेकिन खासतौर से G20 की जैसे बात की, उसमें विदेश नीति को लेकर खासतौर से जिस तरह भारत की छवि निखरी है वैश्विक स्तर पर, उसको लेकर भी चिंतन मंथन इस पार्टी की बैठक में हुआ। लेकिन संजय जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं कि जेपी नड्डा जी के का कार्यकाल का विस्तार किया गया, पार्टी ने उनको 1 साल करीब और कार्यकाल बढ़ा दिया गया, वो भी चुनावी रणनीति की दृष्टि से, क्योंकि चुनावी साल 2023 भी है और 24 में भी आम चुनाव है। एक सवाल उठता है, एक बड़ा वर्ग ये भी सवाल पूछता है पार्टी से बाहर कि हिमाचल प्रदेश में उनके गृहनगर में पार्टी को हार मिली, उसके बावजूद पार्टी ने उनमें भरोसा अपना एक तरह से जताया है और उनको एक और कार्यकाल का विस्तार दिया है। इसके पीछे आप वजह क्या देखते हैं, क्या पहलू है इसके पीछे? देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन किसी को एक चुनाव विशेष को लेकर के आप पार्टी का अध्यक्ष का उसमें कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बाकी अलग फैक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ एक रोटेशनल सिस्टम था, कई जगह पार्टी के अपने अंदर विरोधी खड़े हुए थे। अगर आप देखेंगे, नितिन गडकरी जी जब अध्यक्ष बने थे पार्टी के, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, उससे कुछ समय बाद हुए थे, और महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी हार गई थी और वहाँ के प्रमुख प्रदेश में उनका वर्चस्व एक तरह से था। तो उस समय में अगर आप देखेंगे तो ये कहा जाए कि गडकरी जी वहाँ महाराष्ट्र में रहते हुए वहाँ महाराष्ट्र में चुनाव हार गए थे, तो देश का संचालन कैसे होगा। लेकिन जब वो अध्यक्ष बने थे तो काफ़ी सारी चीज़ें बदली थी, बीजेपी ज़्यादा एक अग्रेसिव मोड से आई थी, कई जगह वो जीते, एक अलग तरह का पैटर्न स्टैब्लिश हुआ पार्टी में। नड्डा जी का ये जो आज हुआ है, जिसको अमित शाह जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी विस्तार से कारण बताया, टेक्निकल कारण भी बताया, सदस्यता अभियान ठीक से नहीं चल पाया था क्योंकि बीच में कोविड हो गया था, एक कंटिन्यूटी थी, बाकी इस तरह का प्रावधान है, पहले भी ऐसा हुआ है। तो ये 2024 जून तक किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो परिस्थितियां हैं, एक तो अभी आप जैसा बता रहे थे 9 प्रदेश के चुनाव हैं, जिसमें 5 की कुछ दिन में हो जाएगी, जो मार्च अप्रैल में है, और 4 बाद में आएंगे। इसमें कई प्रदेश, मैक्सिमम प्रदेश तो ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि 1 को छोड़ करके या 2 को छोड़ के सारी बीजेपी या अलाइज के द्वारा रूल्ड स्टेट। तो उस समय में क्या आप पूरा सेटअप को डिस्टर्ब करना चाहते हैं? उसके बाद पार्लियामेंट्री पोल में जाना है। और नड्डा जी का कार्यकाल अच्छा चला है, मतलब इस कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो संगठन की दृष्टि से जो अमित शाह जी के कार्यकाल में हुआ था उससे पार्टी आगे गई है। ऑब्वियसली कंसल्टेशन का एक प्रोसेस है, मतलब जहां प्राइम मिनिस्टर से और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ कंसल्टेशन में बाकी चीज़ें होती हैं, और बीजेपी का एक संगठन का स्वरूप है। उस स्वरूप के तहत ये कंटिन्यूटी यहाँ पे ये बताता है कि संगठन के लेवल पे हो सकता है कि संगठन में बाकी चीज़ों में कोई मतलब फेरबदल हो या कोई यहाँ से वहाँ हो, तो वो संगठन के अंदर की एक चीज़ है, लेकिन संगठन का मुखिया और जो पार्टी की जो परिपाटी है उसको नहीं बदला गया। दूसरी चीज़ ये है कि आप आमतौर पे मनोज जी ये भी देखते थे कि कई बार जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है वो तो समय के अनुसार होता है, मतलब हर कुछ महीने पे होता है, तो जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ होता था, तो उस हिसाब से भी आप कर्नाटका या त्रिपुरा में सोच सकते थे। लेकिन दिल्ली में हुआ है, बजट सेशन भी आने वाला है, अभी संसद सत्र खत्म हुआ है, तो ये जो है ये एकदम से बिजनेस लाइक अप्रोच था कि एक क्लियर कट अपने लोगों को मैसेज देना है, जनता में मैसेज देना है। मोदी जी का रोड शो भी दिल्ली में मतलब कल हुआ। आमतौर पे आप ये भी देखते थे कि मतलब कई तरह की चीज़ें ये बाद में होती थी। तो मैसेजिंग की जो चीज़ है, पार्टी इस आर्ट को मास्टर की हुई है कि हमें कहाँ बैठ करके किस समय कितना, क्योंकि कल कैबिनेट भी सुबह में शेड्यूल्ड है, तो प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है प्लस आप G20 तमाम उन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। तो एक जो पार्टी होती है जो अपने संगठन को और सरकार को दोनों को हम तालमेल में लेकर कैसे चलें और जनता के बीच में उसको हम कैसे अपनी मैसेज को ट्रांसलेट करें, मुझे लगता है इन सब को लेकर के ये जो कार्यकारिणी है
ये यहाँ से ऑब्वियसली मतलब अगले साल के पार्लियामेंट्री इलेक्शन पे तो नज़र होगी, लेकिन यहाँ से आप मजबूती से जाएंगे लोगों को एक मैसेज के साथ और एक उमंग के साथ, इसलिए गुजरात चुनाव का रेफरेंस भी वो आ रहा है जी। जाहिर सी बात है कि अगर अगले 1.5 साल की मैं बात करूं, जून 2024 तक की, तो सरकार की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से पार्टी ने इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव और सरकार के कामकाज, उसको लेकर एक बड़ा खाका खींचा है कि आगे पार्टी और सरकार कैसे जन कल्याणकारी योजना को लेकर आगे चलेगी। और रामकृपाल जी, एक संदेश, संकेतों की बात कही संजय जी ने कि कोई भी पार्टी होती है, राजनीतिक दल होता है, वो संकेत, संदेशों से मैसेज देता है जनता को। अगर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के स्थल की मैं बात करूं तो उस पर एक बहुत बड़ा स्लोगन, संदेश लगा हुआ था कि गरीब कल्याण हमारा संकल्प। इससे क्या आशय है बीजेपी का? क्योंकि हमने देखा जो यूपी में चुनाव हुआ विधानसभा का, या उत्तराखंड में चुनाव हुआ, पार्टी ने चुनाव जीता और उसमें कहा गया कि देश में एक लाभार्थी वोट बैंक उभर के सामने आया है कि जिस तक जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही हैं और उसमें गरीब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं मनोज जी सहमत ही नहीं हूं। मैं तो बहुत समय से इस बात को मैं कह रहा हूं, और अगर मैं उसको 2 लाइनों में कहूं तो इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस रही हो, सत्ता में तो कांग्रेस ही रही है, या जो मिलीजुली सरकारों का दौर रहा है, आज़ादी के बाद से एक सॉफ्ट सोशलिज्म जिसको कहते हैं ना, यानी गरीब कल्याण, ये चाहे हकीकत में न किया हो लेकिन नारे में वो हमेशा पॉलिटिकल जिसको कहते हैं स्लोगन में हमेशा रहा है। मोदी जी ने, मैं कई बार मित्रों के बीच में मैं कहता हूं कि देखिए भाई, मोदी जी को तो मैं एक बिल्डर मानता हूं। 2070 से इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस लिए किया था? आम गरीब के लिए ही किया था ना, कि आम जनता जो है वो बैंक के दरवाजे तक पहुंचे। सारी चीज़ें जितनी उनकी योजनाएं थी, एक जिसको कहते हैं कि दक्षिण पंथ और फलाना, एक बीजेपी के पार्टी का एक पार्टी ने उस पूरी चीज़ों को किस तरह से, जो सीपीएम और कांग्रेस की बपौती मानी जाती थी, सोशलिज्म जिसको कहते थे, बिना समाजवाद का नाम दिए, उसको उन्होंने कहा कि ये नारा था, मैं इसको करूँगा। और आप देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो 70 सालों में नहीं पहुंचा पाया था आम आदमी को, जनधन अकाउंट मोदी ने खोला। अगर आप पूरे जैम को देखेंगे तो जनधन अकाउंट इसके लिए कांग्रेस ने शुरू किया था। आधार कार्ड कांग्रेस की देन थी। मोबाइल सैम पित्रोदा के ज़माने से वह सब कुछ था। मोदी जी ने उसको कार्य रूप में लाया, चाहे वो मकान हो, चाहे वो बैंकों तक आम आदमी को पहुंचाना हो, जिसको आप कहते हैं लाभार्थी। आज भी अगर 80 करोड़ जनता मुफ्त का राशन ले रही है, तो जो सोनिया गांधी ने 2013 में जिसको कहा था फूड सिक्योरिटी बिल, ये सब बातें खाली नारा में दिया जाता था, मोदी जी ने उसको हकीकत में करके दिखा दिया, उससे भी ज़्यादा। तो बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, मैं अगर नटसेल में कहूँ, बीजेपी कोई भी पार्टी नहीं, अकेली बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके सामने कोई प्रतिद्वंदी अभी दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, फिर भी वो अपनी जीतने की स्ट्रेटजी बना रही है। यानी पहलवान सामने वाला अखाड़े में कोई उतरा ही नहीं, फिर भी बीजेपी इस तरह से तैयारी कर रही है कि कोई आए ना आए, हमें जीतने की हर रणनीति, वो चाहे जनसेवा के माध्यम से हो, रणनीति बनाने के माध्यम से हो, उसकी पूरी तैयारी करनी है। तो आप देखिए ना, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप एक कल्पना कीजिए कि 2013 को याद कीजिए और 2023 को याद कीजिए। यूपीए के भी एग्जैक्टली उतने ही साल हुए थे जितने आज एनडीए के हुए हैं। 2013 में क्या माहौल हो गया था? सरकार भाग रही थी कि जैसे उसे पता चल गया था कि वो हारने वाली है, एक के बाद एक पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए जा रहे थे जी। और लेकिन आज 2023 में देखिए, आप G20 की बात हो रही है जी, और एक एक जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कितना हमने किया है, कितना बाकी है। तो ये जो एक बहुत बड़ी चीज़ जो बीजेपी की है कि बीजेपी 24/7
हमेशा इस मूड में रहती है, गफलत में नहीं रहती कि हम एक निरंतर पथ पर चल रहे हैं जहां हमें सेवा भाव से लोगों का दिल जीतना है और उस कंटिन्यूटी में है। जी, लेकिन तमाम चुनौतियां भी पार्टी के सामने है। जाहिर सी बात है, अगर मैं गठबंधन राजनीति की बात करूं तो एनडीए के कई घटक दल पार्टी का साथ छोड़ के गए हैं। हिमाचल प्रदेश में सत्ता में होते हुए पार्टी वहां चुनाव हारी। ऐसे भी सवाल पार्टी के सामने हैं। जाहिर तौर पे इस बैठक पे उन पे भी चिंतन मंथन हुआ होगा। लेकिन राजेंद्र अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि G20 का एक बहुत बड़ा शिखर सम्मेलन इस देश में होना है और पहली बार मैंने भी लंबे समय बाद देखा कि विदेश नीति को लेकर या G20 को लेकर चर्चा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कि इसको सफल आयोजन देश में हो, इससे जुड़े कार्यक्रम कैसे आयोजित किए जाएं, सरकार अपने स्तर पे करेगी, संगठन अपने स्तर पे करेगा। G20 को मैं थोड़ा इसको राजनीति से भी परे रखना चाहूंगा, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, देश की आजादी से पहले जो भारत का प्रस्तुतिकरण था वो अंग्रेजों के हिसाब से होता था। देश की आजादी के बाद भी वर्षों तक, क्योंकि जो कहिए, जैसा इस कार्यकारिणी के अंदर विषय आया कि हमें अपनी विरासत के ऊपर, हमारी जो अपनी परंपरा है, हमारा जो सांस्कृतिक वैशिष्ट्य है, उसके ऊपर अभिमान होना चाहिए, उनको औपनिवेशिक जो मानसिकता उससे मुक्त होना चाहिए। ये जो विषय है, जो 5 प्रण की बात लाल किले से प्रधानमंत्री की, वो भी उसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं सारी। तो भारत का जो प्रस्तुतिकरण दुनिया के अंदर हुआ है वो एक ऐसा हुआ है कि जैसे कोई असमर्थ सा देश है, जो दृष्टि या जो सोच या जो एक नैरेटिव अंग्रेजों को सूट करता था, बाद में वामपंथियों को सूट करता था, वही नैरेटिव दुनिया के अंदर चला। यानी जिस देश ने दुनिया को लोकतंत्र दिया उसकी इस रूप में चर्चा ही कभी नहीं हुई दुनिया के अंदर। और इसके प्रमाण है, हमने कोई, ठीक है, एक सिस्टम लोकतंत्र का, भले ही जो संसदीय प्रणाली है वो कुछ हमने इंग्लैंड से थोड़ी बहुत यहाँ पर आई होगी, परंतु लोकतंत्र इन एसेंस वो हमने कहीं से नहीं सीखी। यदि मैंने कहीं और से सीखी भी होती और उसको अंग्रेजों ने सिखाया होता तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ, वो बांग्लादेश में क्यों नहीं हुआ, या अन्य देशों के अंदर भी जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था वहाँ क्यों नहीं हुआ? तो क्योंकि इन एसेंस लोकतंत्र हमारे मिजाज के अंदर, हमारी सोच के अंदर है, परंतु वो कोई बात हमने प्रस्तुति नहीं की। या वसुधैव कुटुंबकम है, हमने कभी उस ढंग से इस बात को रखा ही नहीं। या पर्यावरण के विषय हमारी चिंताएं, हमने अपने देश के उन गुणों को या इन क्षमताओं को या इन विशेषताओं को कभी रखा ही नहीं। तो G20 हमारा ये जो सामर्थ्य है, और यदि हम और भी बात कहें तो डाइवर्सिटी को हमने किस ढंग से व्यवस्थित किया है, हमने विविधता को कैसे एक सूत्र में पिरो करके एक सुंदर सा हमने एक मॉडल बनाया है, ये चीज़ें प्रस्तुत करने का भी अवसर ये है। लोग देश को देखें, यहाँ की मान्यताओं को देखें, यहाँ के मिजाज को देखें, हम उनके सामने उसको प्रस्तुत करें, तो बाकी सब भी चलेगा। परंतु G20 के अंदर विदेश नीति का चाहे पक्ष हो और चाहे वो हमारी स्थानीय मोर्चे के जो पक्ष है वो भी हों, हम G20 का इस दृष्टि से उपयोग करने वाले हैं। और मुझको लगता है कि साल भर के हमारे इस अवसर के पश्चात दुनिया की भारत के बारे में जो राय बहुत तेजी से माननीय मोदी के नेतृत्व में एक अच्छी बनती चली जा रही है, वो और भी अधिक सुदृढ़ होगी। जी, संजय जी, G20 की बात हो, उसकी अध्यक्षता भारत को मिली है, शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसी के आसपास SCO कंट्रीज की जो सम्मेलन है वो भी भारत में होगा, उसकी अध्यक्षता भी भारत के पास है। जाहिर सी बात है, जो प्रस्ताव था पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में G20 को लेकर, उसमें इन सब विषयों का, खासतौर से वैश्विक स्तर पे जिस तरह भारत की छवि बदली है, एक मजबूत छवि के रूप में उभरी है, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए मनोज जी, इसमें 2 चीज़ें समझने वाली हैं। एक तो कूटनीति की दृष्टि से जो दुनिया में हो रहा है, दूसरे भारत की दृष्टि से। ये कई लोग जो क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि ये तो रोटेशनल है, मतलब इसमें इतना क्या खुश होने वाली बात है, इतना क्या शोर मचाने वाली बात है। वो ये नहीं समझते कि ये अध्यक्षता हमारे पास उस समय में आई है जिस समय दुनिया एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन का वॉर है, रिसेशन का खतरा मतलब ऊपर है, कोविड का खतरा अभी गया नहीं है। ये तीनों चीज़ कंबाइन करके बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है और दुनिया के कई देश इससे ऑलरेडी ग्रसित हो चुके हैं। हम इन्फ्लेशन हमारे यहाँ अभी कंट्रोल में है, लेकिन बाकी आप विकसित देश चले जाएं तो वहाँ बहुत समस्या है, हर चीज़ में समस्या है। तो उस समय में हमारे पास ये आया है जिस समय में भारत अपने आप को एक शक्ति के रूप में, और इस समय में भारत की पहचान, प्रधानमंत्री मोदी की पहचान, उस भारत के लोकतंत्र की पहचान एक अलग रूप में हुई।
आफ्टर ऑल हिंदुस्तान अपनी संप्रभुता को दिखाते हुए किस तरह से उसने मतलब वेस्ट जो एक समय में वर्चुअली डिक्टेट करता था जी हमारी कूटनीति को, हमने उन दोनों के बीच में एक संतुलन जमीन पे खड़े होकर बनाया है, अपना आधार बताया और उनको बताया है कि तुम गलत कह रहे हो। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु देश है, जैसे होगा हम अपना इंटरेस्ट वो देखेंगे। और वो लोग उसके बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी ने जो पुतिन को कहा था कि ये युद्ध वाला समय नहीं है, अब का मॉडर्न टाइम वो नहीं है, आप इससे वो अलग करके बाकी रास्ते से सुलझाएं इशू को, वो सभी ने सराहना की, क्योंकि ये बात पुतिन को और कोई कहा नहीं। ये भी एक बात है उस समय में ये हो रहा है। दूसरा, हम अपने डोमेस्टिक हिस्से आप देखिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। मोदी के कार्यकाल में एक और भी चीज हुई कि दिल्ली सेंट्रिक जो सारे समिट होते थे, वो दिल्ली सेंट्रिक समिट होना खत्म हो गया। मतलब हमारा इतना विविधताओं से भरा हुआ देश है, मतलब हमारे पास गर्व करने के लिए, गरिमा करने के लिए इतनी सारी चीज़ है। तो एक चीज़ उसके साथ ये अच्छी हो रही है, जो आप कह सकते हैं कि उसका एक फ़ायदा इनएडवर्टेंट या अदरवाइज, कि जहाँ हो रहा है वहाँ के लोग भी और वहाँ के जो निकाय हैं, वहाँ की जो सरकार है, वो भी मिलजुल करके उस जगह को थोड़ा सा अपलिफ्ट वो दे रहे हैं। तो वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा है जो लोग आ रहे हैं। और इसमें जो अभी अग्रवाल जी कह रहे थे कि इसके बाद हमारी जो देश की छवि है, क्योंकि कई बार ये विदेशी लोग हमारे देश की छवि मतलब चांदनी चौक के गलियों में जाकर के या कहीं और यमुना का किसी और उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम आप नहीं जाते हैं, वहाँ जाकर के वो दिखाते हैं। तो एक दूसरी छवि, और भारत में कितनी विविधताएं हैं और इससे वहाँ के लोगों को भी फायदा होगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी अहम है। और जिस तरह से ये देते हुए मोदी जी के बारे में कहा गया, तो इसलिए चर्चा होना वहां लाजिमी है। एक दूसरा सवाल मेरा आपसे राजनीतिक रूप से ये है कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं। पार्टी ने गुजरात में भारी भरकम जीत हासिल की, जो प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है। हिमाचल प्रदेश में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं उसमें 3 नॉर्थ ईस्ट के हैं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना ये साल के अंत में चुनाव होने हैं, और कर्नाटक का चुनाव अप्रैल या मई के आसपास पड़ेगा। चुनावी दृष्टि से मैं बात करूं, गठबंधन दृष्टि से बात करूं, तो बीजेपी के कई सहयोगी दल या तो साथ छोड़ गए। पार्टी के सामने चुनौती क्या देखते हैं आप? देखिए, ध्रुवीकरण की जो मतलब 2 धुर अगर होंगे तो बीजेपी एक पोल तो है। अब जो लोग छोड़ के चले गए उसमें देखिए कौन लोग हैं। शिवसेना आपको छोड़ के गई, अकाली दल मतलब फूड सिक्योरिटी बिल का वो जो ये प्रावधान थे, वो 3 कृषि कानून, उनका संसद में समर्थन करती है, कैबिनेट में करती है, और उसके बाद वो चले गए। उनकी वहाँ की राजनीति थी और वहाँ जाकर के भी उनकी पार्टी का सत्यानाश हो गया। नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार के बारे में मतलब बोला जाए तो अलग से आपको एक कार्यक्रम से ज़्यादा करने पड़ेंगे, एक तो कम से कम सिर्फ अलग से करना पड़ेगा। वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। वो प्रधानमंत्री बनने को 16 सीट पे लड़ेंगे लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। आपके शिवसेना के कुछ अलग मतलब वो कारण थे। कोई इस तरह के एलाइज हैं जो अपने किसी और महत्वाकांक्षा को देखते हुए, अपने लोकल महत्वाकांक्षा को देखते हुए बीजेपी को छोड़ के चले गए, लेकिन किसी का उत्थान नहीं हुआ। बीजेपी के साथ जो लोग बाहर हैं, आफ्टर ऑल मनोज जी ये देखिए कि 370 का जब बिल पास हुआ राज्यसभा में, उस समय तो बीजेपी को राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी। कितना सपोर्ट मिला जी। बाकी जो कंटेंशियस कानून पास हो रहे हैं उस पर भी कितना समर्थन मिल रहा है। तो आप देखिए कि वो दल, वैसे दल को लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी अपने रास्ते खड़ी हो गई है। बाकी जो गए हैं वो कहाँ, मतलब कोई भारत जोड़ो की तारीफ में लग रहा है और उसको फिर बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो मसला आगे कैसे बढ़ाएं। कोई विपक्षी को जोड़ने की बात करें, लेकिन पूछे कि किनको जोड़ रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है। तो एक चैलेंज, ये आप जो बात कह रहे हैं, उसके साथ अगर शिवसेना गई तो वहाँ पे एक दूसरा पक्ष खड़ा हो गया। शिवसेना के अंदर ही जो असली एक वहाँ के जो लोग थे वो पक्ष लेकर के आए शिवसेना का, जो लगता है कि ज़्यादा बलशाली और ज़्यादा उनका कनेक्ट है ग्राउंड पे बनस्पत की जो लोग थे वो सत्ता में। जाहिर सी बात है, अलग अलग समीकरण उभर के चुनाव के समय भी आते हैं। रामकृपाल जी, अगर बात सरकार की जाए, क्योंकि सरकार के जो काम हैं वही पार्टी लेके नीचे जाती है, लोगों के बीच जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा संदेश होता है। लेकिन तमाम तरह के आरोप भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाते हैं। बात महंगाई की जाती है, बात बेरोजगारी की जाती है।
अर्थव्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं। सवाल विपक्ष उठाएगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि ये सवाल हैं विपक्ष के, विपक्ष उठा भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर भरोसे की राजनीति की बात की जाए तो जनता का भरोसा आप कहां देखते हैं? अगर मैं आज की बात करूं, जो परिणाम पीछे भी सामने आए या जो आगे आने वाले हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी कहा था, इस पर तो मैं अभी आ रहा हूं। जो दो सवाल आपने अभी पूछे थे बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय राजनीति को यूं समझिए, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर वो 150 के ऊपर है तो वो चुंबक होती है। यानी बाकी क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप, उसको जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप उससे चिपकेंगी। 142 सीट मिली थी 2004 में कांग्रेस को, जब सोनिया गांधी कहती थी कि 2004 का देख लीजिए, 142। बीजेपी, जिसको आप कहते हैं बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, बीजेपी अपने बूते भी 300 है। यानी जितना के लिए चुंबक जरूरी होती है उसका ड्योढ़ा है। और ये बता दूं आपको, बीजेपी के सामने कोई चुनौती इस समय इसलिए नहीं है कि कोई भी एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, जब तक वो 150 सीट लेके खुद अपने बूते नहीं आती है, वो चुंबक नहीं बनती। वो चुंबक क्षेत्रीय पार्टियां बन जाएंगी जिसमें वो जाके चिपकेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी हो। तो आप ये देखिए, कांग्रेस की यात्रा क्या रही, 400 से 142 और उसके बाद 42 या 44, सोच लीजिए आप। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी में वो घमंड या वो चीजें नहीं आई हैं। दूसरी बात, 3 पैमाना होता है किसी भी सरकार को नापने के लिए, वो होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब तीनों पैमाने। आप आर्थिक पैमाना देखिए, जब समस्याएं, इस धरती पर कोई ऐसा देश नहीं है अमेरिका सहित जहां नहीं हो। हमारी जो समस्याएं हैं वो पूरी दुनिया की समस्याएं हैं। अब आप देखिए उन समस्याओं में हम कहाँ हैं। आज ही आया है होलसेल प्राइस जो है 5% के नीचे आ गया है। अब पूरे दुनिया का, जिन विकसित देशों में इन्फ्लेशन 1.5% होना बहुत बड़ी खबर होती थी जी, वहां भी आज 8 और 9% है। भारत, पूरी दुनिया में, जो आप G20 की बात कर रहे थे, G20 इसलिए है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जी, जी। ये बात कहीं और नहीं होती है। जी बिल्कुल जी, संजय भारत में जी। मनोज जी, मैं जब ग्राउंड पे जाता हूँ चुनाव दर चुनाव या बाकी समय में, विश्वसनीयता की जो बात कर रहे थे ना, वो जो लास्ट माइल डिलीवरी है, बिचौलियों का सफाया, लास्ट माइल डिलीवरी, जो आपका कास्ट, क्रीड, धर्म, जात, ऊंच नीच, उसको नहीं देख रहा है और उसके घर एक आखिरी सवाल आपसे संक्षेप में जवाब। राजेंद्र जी, ये बात ठीक है कि पार्टी ने चुनावी दृष्टि से कई मापदंडों को तोड़ा है, परंपराओं को तोड़ा और नई परंपराएं, नए मापदंड और नए रिकॉर्ड बनाए हैं चुनावी दृष्टि से। चुनौती क्या देखते हैं आप? अगर मैं बात करूं 2023 की या 2024 की, आप बीजेपी के बहुत पुराने सांसद हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उस नाते आप चुनौती कोई देखते हैं विपक्ष की एकता की? कौन हो सकता है? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस ढंग से सोचती भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्वयं को ही अपना कॉम्पिटिटर मानती है और बेटर हम परफॉर्म करें। और जैसे हमने प्रारंभ में कहा कि इतनी सारी अधिकता के बावजूद, सत्ता की कह लीजिए या प्रभाव के कह लीजिए, हम कमजोरियों को भी ध्यान रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि हम, जो हमारे सामने जो चुनौती है और बेहतर करने की चुनौती है, हम 50% से अधिक वोट प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछला चुनाव हमने 50% अधिक वोट प्राप्त किया, वही है, वही हम कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से हम बहुत प्रभावशाली सफलता विधानसभा चुनावों के अंदर और आगामी जो आम चुनाव के अंदर प्राप्त करेंगे। जाहिर सी बात है, और यही राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जो बीजेपी की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसका भी संदेश यही है कि इस साल जो 9 राज्यों के चुनाव होने हैं उसे जीतना है और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार दिल्ली में बनानी है। ये जेपी नड्डा जी का संदेश है, ये उनका संबोधन था। उनको 1 साल के जून 2024 तक के कार्यकाल का एक और विस्तार दिया गया है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।